मुझे भेज सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आगे जो है वो कोशिश ये करेंगे कि कुछ न्यू टैलेंट्स को भी और कुछ और लोगों को भी जो है वो हम इसमें जो है इन्वॉल्व करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितनी तरक्की हो रही है उस हवाले से क्या क्या चीजें जो है वो सामने आ रही हैं वो हम डिस्कस करते हैं डेली। आपको जो है वो सैर भी करवाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से भी जो है वो हमारी बात होती है। ये हमने डेज रखे होते हैं, उस डेज के हवाले से जो है वो हमने टोटली आपके साथ जो है वो डिस्कशन करनी होती है। आज क्योंकि मंडे है, ऑनवर्ड हफ्ते का जो है वो स्टार्ट है, जो जो चीजें चल रही हैं, जो इन प्रोसेस मामला चल रहे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिचुएशंस जो है वो कुछ जाहिर है इस वक्त एक केस जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और वो केस जो है पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का जो है वो बाइस बना हुआ है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चीज को जो है वो देख रहा है और जिस तरह वो खातून जो मासूम मैं कहूंगी कि बच्चों के साथ जो है वो सफर कर रही थी और जिसको जो है वो पता नहीं था शायद कि पाकिस्तान के हालात और वाकया जो है वो क्या है, कि यहाँ पर हम समझते हैं कि मोटरवे पुलिस और दूसरी पुलिस 130 पर कॉल करें तो फौरन से जो है वो आपकी मदद के लिए आ जाती है। अक्सर जब हम जो है मोटरवे से गुजरते हैं हमें यही लिखा हुआ मिलता है कि 130 पे कॉल कीजिए और अगर आपका कहीं पेट्रोल खत्म हो गया है, गाड़ी खराब हो गई है तो पुलिस जो है वो फौरन आपको जो है प्रॉपर जो है वो अकोमोडेट करेगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप 130 पे कॉल करते हैं तो 130 वाले जो है FWO वालों को जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, वो आगे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये हमारे लेन में नहीं आता, ये हमारी लेन में नहीं आता। अगर आप ये किसी के लेन, सबसे पहले तो बात ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, जो ये खातून के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, इतना बड़ा जो है मामला हुआ है कि जिसे लोग जो है वो कभी कोई रंग दे के कभी कोई रंग दे के जो है वो पेश कर रहे हैं। ये खातून जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये वाकया हुआ है। मोटरवे जहाँ पे मेन एक जो है वो रोड है जहाँ से जो है वो हम आते जाते हैं, यूज करते हैं, हमें जो है दूसरे शहरों में जाना है तो वहां पर हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके इर्द गिर्द ऐसे जंगलात हैं, ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पहले से ही करने चाहिए थे। इस एक वाकये के बाद जो है वो अब सिक्योरिटी पर्पस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग किया गया मुझे नहीं पता। मतलब मैं नहीं इसके ऊपर जो है वो कोई भी तज्जिया देना चाहती, क्योंकि हमारी पुलिस माशाल्लाह इतना शानदार काम करती है कि आपने जो है वो IG साहब की भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी और उसमें जो है वो फौरी तौर पर जो है वो IG साहब कह रहे हैं कि जी पुलिस ने जो है वो ताखीर कर दी। सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि वो खातून ने जो है वो खातून का जो मोबाइल है वो गाड़ी के अंदर से मिल गया। गाड़ी के अंदर से जब खातून का मोबाइल मिल गया है तो उसने पुलिस को कब कब किस किस टाइम कॉल किए, इस वाकये के होने से पहले ही पुलिस को कॉल जा चुकी है। अगर पुलिस उस वक्त टाइम पर आ जाती तो शायद ये वाकया रौनुमा होता ही ना। हम खुद क्यों नहीं पूछते मोटरवे पुलिस से, क्यों हम उनको जिम्मेदारों को जो है वो कटहरे में लाके खड़ा नहीं करते? मुलजिमों को तो आप पकड़ रहे हैं, मुलजिमों के घरों पे तो जो है वो छापे मार रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं वटेवर, आपको मुबारकबादें जो है वो मिल रही हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, जो आपके अपने लोग हैं उनको तो आप बड़ी आसानी से बचा लेते हैं। वो मोटरवे पुलिस हो, वो पंजाब पुलिस हो, वो कोई सी भी पुलिस हो। तो आप जो है वो इस चीज को जो है वो मामले को देखिए कि हमने इसको सॉर्ट आउट करना कैसे। जो पहले जिम्मेदारान है उनको तो सजा, उनको तो कटहरे में लेकर आए, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आप किसी भी जो है वो प्रोग्राम में उठा के देख लें, कहीं भी उठा के देख लें, आपको कहीं ये बात नजर नहीं आएगी कि भाई पहले तो जिम्मेदार वो मोटर वे पुलिस वाले हैं, उनसे जो है वो पूछा जाए, फिर जो है वो FWO वालों से पूछा जाए, फिर जो है वो पंजाब पुलिस से पूछा जाए, ये सारे जो है वो जवाब दें। लेकिन बहरहाल इस पे आज बात करेंगे और इस पर जो है वो बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। जो मुलजिम हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक मुलजिम की शनाख्त हो गई है, एक मुलजिम जो है वो अभी खातून ने भी उसको जो है पहचानने से इनकार कर दिया है और दूसरे और मामला भी हुए, उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमें डिस्कशन बहुत ज्यादा करनी है और तोहफे में मिली है, पढ़े लिखे तो हम है नहीं, हमें उसके जो है वो सही और गलत इस्तेमाल का तो पता नहीं है। ये नॉर्दर्न एरियाज में, ये गाँव में बसने वाले जो ये लोग हैं जो चोरी डकैती राजानी और जना की वारदातों में जो है वो मुलविस होते हैं, यही फिर इस तरह की जो है वो कार्रवाइयां डालते हैं, यही फिर इस तरह के काम जो है वो करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि मोटरवे ज्यादती केस की मुतासरा खातून को जो है वो जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनमें एक मुलजिम जो है वो वकार भी है और ये वकारुल हसन जो ये है, इसके हवाले से इसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इसके घर वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो एक जो है वो छोटे मोटी सी जो है वो इसकी दुकान है, टायर जो है वो ये सेट करता है, ये जो है वो मोटरसाइकिलों का जो है वो देखता है, तो ये तो बहुत शरीफ है और ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। उसने अपने आप को जो है वो खुद पेश भी कर दिया है और उसने साफ और सेहत जुर्म से जो है वो इनकार भी कर दिया है कि मेरा ऐसा जो है वो कोई लेना देना जो है वो इस केस से जो है वो मौजूद नहीं है, मेरा सिर्फ नाम इसमें जो है वो आ रहा है।
अब मुतासरा जो खातून है, जब उसको इसकी जो है वो वीडियो भेजी गई है और इसकी जो है फुटेज भेजी गई है, उन्होंने भी इनकार कर दिया, उसने भी इनकार कर दिया कि ये मेरा मुजरिम नहीं है। बहरहाल ये कौन है, ये कैसे जो है वो यहाँ तक पहुंच गया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, और ये क्या वाकई जो है वो मुलजिम है या नहीं है, क्या वाकई इसने जो है वो ये कार्रवाई की है या नहीं की है, ये तो अब एक बहुत बड़ा मौमा बन चुका है, क्योंकि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा किसी जो है मामले को जो है वो आगे लेके नहीं जाया जा सकता। अब इस पे बात करने के लिए हमारे स्पेशल नुमाइंदा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, शराज निसार साहब, जो आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने में अपनी महारत रखते हैं, वो हमें बेहतर तौर पर इस हवाले से जो है वो आगाह कर सकते हैं कि क्या वाकई ये मुलजिम है या फिर इसको इस केस में घसीटा जा रहा है, और अगर घसीटा जा रहा है तो क्यों। अस्सलाम वालेकुम शराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। शराज साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शराज साहब ये सारा केस आपके सामने है, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तमाम मामलात आपके सामने हैं, आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि ये मुलजिम जो वकार है, सारी तो पेशरफ्त हो गई, मुलजिम भी पकड़े जा रहे हैं, क्या वाकई ये मुलजिम है? पहली बात तो ये डॉक्टर साहब कि ये वकार जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, ये खुद पेश हुआ है। जी बिल्कुल। जब पुलिस ने जो है वो किला स्टार शाह शेखुपुरा के इलाके में छापा मारा है तो ये घर पे नहीं था, इसके घर वालों को जो है वो पुलिस लेके आ गई, बाद में ये खुद पेश हुआ है जी। और इसने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपीसीआई और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे। इसने कहा है कि मेरा एक ब्रदर इन लॉ है जो इसका साला है, वो इसका मोबाइल इस्तेमाल करता रहा है और जो मरकजी मुलजिम है इस सानिहा का आबिद, उसके साथ ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उसके साथ मिलके वो वारदातें करता है जिसका नाम अब्बास है। अच्छा। और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पकड़ा जाए। पुलिस ने सारी रात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दूसरे दिन जो है वो यानी कि कल सुबह मीडिया को बताया कि हमने वकार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि ये मुलजिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका डीएनए टेस्ट भी करवाया गया है और उस जो मदई खतून है उससे भी पूछा गया है, तो अभी तक तो ये इनकार ही हुआ है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि वजीर-ए-आला पंजाब, आईजी पंजाब और सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि जी मुलजिम फरार हो गए हैं। मुलजिमों की गिरफ्तारी के हवाले से हमने अक्सर देखा था कि बताया जाता है, लेकिन इन्होंने बताया कि फरार हो गए। डॉक्टर साहब बहुत से इस पे प्रोग्राम हुए हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है मीडिया पे, और ये बहुत ही हर प्रोग्राम में ये भी कहा जा रहा है इनको सजा दे दें, लटका दें। देखिए यहाँ पर जो है अरबों रुपए का बजट है पुलिस का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में 325 सिर्फ रिसर्च सेंटर है। जी अगर कोई ऐसा सानेहा हो जाता है तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बता देते हैं कि ये 20 लोग जो है वो इनमें से कोई ना कोई होगा, और उनके लिए बड़ा आसान होता है पकड़ना। और वो फिर ना सिर्फ ये करते हैं कि जो इस तरह के मुलजमों को पकड़ते हैं, उनको पकड़ने के बाद हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इसको फांसी दे दे, सरेआम लटका दिया जाए, लटकाना भी चाहिए, डिजर्व करता है, लेकिन पहले उनको इस तरह से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है, सही बात है, कहाँ स्कूलिंग की, उनका बचपन क्या है, इस पे पूरी रिसर्च होती है। फिर उस रिसर्च का फायदा हमारी कौम को ये होता है कि जिस हालात से गुजर के वो बंदा यहाँ तक पहुंचा होता है, वो हालात जो है वो वालिदैन तक डिस्कस किए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बताए जाते हैं, ताकि आइंदा ऐसे मुलजिम इन हालात की वजह से पैदा ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कहना तो बड़ा आसान है कि शराज साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये देखिए कि अगर आपका मोबाइल फोन या आपका अकाउंट या कोई ऐसा मुजरिम मुलजिम यूज कर रहा है तो नाम तो आपका खराब हो रहा है। अब ये बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब जैसे इसने निशानदेही की है कि वो जो इसका रिश्तेदार है वो ये मोबाइल फोन जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, और वो डकैती की और इस तरह की वारदातों में मुलविस भी है, और उसका ताल्लुक उस मुलजिम से है भी कि जो इस जो है वो केस में शामिल है, और ये शामिल नहीं है, सिर्फ इसकी सिम इस्तेमाल हो रही है। जहां से पुलिस जो है वो इस तक पहुंची है, या इसका नाम आया है और ये खुद जो है वो इसमें जो है वो पेश हो गया क्योंकि ये शामिल नहीं है। अब ये तो देखिए एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ये एक नया मोड़ जो है वो अभी जो है वो आ गया है सानहे में। अभी आगे जाके जो है वो कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या होता है, लेकिन बहरहाल मोटरवे पुलिस को कोई क्यों नहीं पूछ रहा? उस खातून ने जहां जहां कॉल की है उन पुलिस को क्यों नहीं पूछा जा रहा? वो तो जिम्मेदार हैं, अगर वो टाइम पे पहुंच जाते तो शायद वो रोक लेते, शायद ये मसला ना होता। वो सोए पड़े होते हैं रात को, उनको कोई खबर नहीं होती कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज देनी है। डॉक्टर साहब ये
जून की बात है जब साबिक आईजी जो डॉक्टर शुएब दस्तगीर है, उन्होंने तहरीरी तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब को ये भिजवाया था कि ये जो नई मोटरवे गुज्जरपुरा से निकाली गई है काला शकाफू से वो जा रही है सियालकोट तक, तो इसकी ये हॉट स्पॉट है, ट्रबल स्पॉट है। अच्छा। यहाँ पे जो है वो बाढ़ लगाई जाए, वो बाढ़ ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाख रुपए की लग जानी थी, सही 20 लाख रुपए की लग जानी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब इस बात को भी ऑन द रिकॉर्ड कहें, और उनको कहना चाहिए जैसे उन्होंने कहा जी मुलज़िम फरार हो गए। हाँ जी, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मुलज़िम फरार हो गए। सबने सुना है, सब इस चीज को जो है वो सुन रहे थे। ये बाढ़ लगानी चाहिए थी, वो जो इलाका है वहाँ पे तो दिन के टाइम कोई नहीं गुजरता, ना बाढ़ लगी है ना ही उसको ऑपरेशन। देखिए हर मोटरवे जो भी सड़क बनाई जाती है उसका एक मास्टर प्लान होता है। जी, प्लान होता है, बिल्कुल सही। इस मोटरवे का जो मास्टर प्लान पेश किया गया था वो ये था कि जब इसको ऑपरेशनल किया जाएगा तो उससे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा, पेट्रोलिंग होगी, गश्त किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो जगह जगह कैमरास होने चाहिए, जगह जगह कैमरास होने चाहिए। यहाँ पे तो मैं कहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो कैमरे से जो है वो फॉलो करना चाहिए। जिस तरह के हालात और जिस माशरे में हम जन्म लेते हैं, ये तो मुर्दों को नहीं छोड़ते तो वो तो फिर जिंदा हो रहे हैं। ये तीसरा वाकया है इसी थाने की हदूद में, गुज्जरपुरा की तीसरा वाकया है, अंदाजा लगाएं। 6 महीने के दौरान तीसरा वाकया है। नहीं तो फिर ये कौन करवा रहा है? नहीं तो फिर ये कौन करवा रहा है? निशानदेही क्या हो रही है? इसमें बहुत से सवाल भी है, इसमें बहुत से सवाल हैं जो वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब उसके जवाब दें अवाम के, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। दे तो रहे हैं वो कि हम वहाँ पर जो है वो उसको पकड़ने के लिए गए और वो खेतों में चला गया और वो खेतों में छुप गया और हम उसको पकड़ नहीं पाए और वो भाग गया। कहा तो है आईजी ने। बिल्कुल ये झूठ है। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक पुलिस की ना लॉग बुक होती है जहाँ पे 15 की कॉल जो है जैसी पुलिस है हमारी के जिससे जो है वो भागे मुजरिम में भाग जाते हैं, जो भी मुलजिम होते हैं वो भाग जाते हैं, उनको देख के भाग जाते हैं और उनसे पकड़े नहीं जाते। इन्होंने अभी तक जो है वो लॉग बुक होती है जिसपे 15 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। हाँ। ये आईजी साहब ने कहा था हम वो दिखाएंगे भी, लेकिन नहीं दिखाएगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बहुत सी कॉलें हैं। सफदर नाम का जो बंदा वहाँ से गुजर रहा था जिसको उस खातून ने रोकना चाहा, उसने तहरीरी तौर पर बयान दिया है कि जी मैं अपने मामू को एयरपोर्ट पे छोड़कर तो सियालकोट जा रहा था, तो मैंने देखा कि खातून को थप्पड़ मार रहा है एक बंदा, और उसने आवाजें दी है मुझे रोकने की। एक तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में था और दूसरा उसने कहा कि मैं डर भी गया था कि शायद डाकू है और उसको लूट रहे हैं, तो मैंने आगे जाके 15 पे कॉल की है। लेकिन मैं चलता गया। उसके बाद खातून को वो घसीट कर लेके गए हैं। पुलिस जो है वो तब पहुंची है जब मुलजिम सारा काम करके और यहाँ से फरार हो चुके थे। ये पुलिस तब पहुंची है। अंदाजा लगाएं। डॉक्टर साहब मैं आपको ये भी बताऊं तो फिर जिम्मेदार कौन है? शराज साहब फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों को तो कटहरे में लाते नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेके तो SHO गुज्जरपुरा तक जिम्मेदार है। बिल्कुल। पुलिसिंग जो होती है, पुलिसिंग दूसरे मुल्कों में होती है, वहाँ पर जब 15 पे कॉल चलती है तो वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं बताते जी फलां थाने को फोन करें जी। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये टीवी टुडे की वसातत से हमने कल 2-3 प्रोग्राम्स में ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इसको खत्म करें, तो कल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये किया है कि जी अब हम ज्यूरिसडिक्शन इस लिहाज से खत्म करेंगे कि जब कोई 15 पे कॉल चलेगी जी तो जो भी सुनना होगा, जो भी आपके प्रोग्राम से मैं ये भी बता दूं कि जब 15 की कॉल चलती है तो पूरे पंजाब में सुनी जाती है। सही, वो तमाम पूरे पंजाब की पुलिस को आवाज जाती है। अगर एक खातून कह रही है कि मैं फलां जगह पे मौजूद हूँ और मुश्किल में हूँ, तो फिर पूरे पंजाब ने वो कॉल सुनी। ये क्यों नहीं पहुंचे? वहाँ पर तो पुलिस की 50 गाड़ियां पहुंच जानी चाहिए, लेकिन एक भी नहीं पहुंची, और जब पहुंची है तो बहुत ही लेट पहुंची है। सही, ये इनको सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन खत्म करना होगी कि 15 पे जो कॉल आती है जो भी सुनेगा सही कम से कम 10-20 गाड़ियां जो है वो ऐसे स्पॉट पे पहुंचे तब जाकर इस तरह के केसेस जो है वो हल होंगे। बच्चियों के साथ ज्यादतियां कर देते हैं, बच्चियों को मार देते हैं, मार के डाल देते हैं, कोई नहीं पूछने वाला होता। यहाँ खवातीन के साथ इस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा हुआ है, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा कुछ भी। मामला जो देखे नहीं जा रहे। कसूर के इलाके में 100 बच्चों के साथ बदफेली का केस जब सामने आया है जी, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन भी लिया। जब उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पे देखें, आज आप UAE में चले जाएं तो वहां पे आप पॉर्न वीडियो नहीं देख सकते, आप नेट पे भी नहीं देख सकते, पाबंदी है। हमारे यहाँ पे पॉर्न वीडियो बनती है। कसूर में जब ये वाकया सामने आया तो उस वक्त की हुकूमत के कई MNA और MP जो हैं वो उसमें शामिल हो गए और उस वाकया को दबा दिया गया। अब यही मुलजिम जो मरकजी आबिद है ये 2013 में गिरफ्तार होता है इसी तरह के एक केस में। अच्छा। वो माँ बेटी से ज्यादती करता है
डकैती के दौरान, क्योंकि वो एक मजदूर थे लोग, तो वो पकड़ा भी जाता है, उसके बावजूद वो दबाव डाल के उनको निकल जाता है करके सुलह कर लेता है। और देखिए फिर कितना बड़ा वाकया जो है वो ये आदमी जो है वो करता है। अगर आज आबिद जो है वो उसको 2013 में सजा हो जाती तो आज और आपको ये भी बताता चलूं डॉक्टर साहब कि इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उसमें अगर मुद्दई माफ भी कर दे तो अदालत जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बन जाती है। बिल्कुल सही, बनना चाहिए। और ऐसा कई बार हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसी है कि जो 2013 में माँ बेटी के साथ ज्यादती हुई थी किसी के दौरान, तो वहां पे कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। चिराग साहब मुझे ये बताइएगा, ये हमारे माशरे का एक अलमिया है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और ये अलमिया उस वक्त तक अलमिया ही रहेगा जब तक हमारे सिक्योरिटी इदारे मजबूत नहीं हो जाते, जब तक हमारी पुलिस काम नहीं करती। वो मोटरवे पुलिस हो, वो पंजाब पुलिस हो, वो जो मर्जी पुलिस हो, पूरे पाकिस्तान में जितनी पुलिस इस टाइम काम कर रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इनको कुछ बताया नहीं जाता, या ये फॉलोवर्स नहीं है कि रात के टाइम इन्होंने सबने जो है वो अपनी ड्यूटियां देनी है, सोना है, और जो है वो दिन के टाइम इन्होंने जो है वो अपने जो है वो काम करने लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम फलां जो है वो चलान करें। चलान भी बेवकूफों की तरह चलान हो रहे होते हैं, चलान की भी कोई वजूहत नहीं है। बहुत सी फुटेजेस मेरे पास ऐसी मौजूद है जो गलत चलान की तरफ भी जा रही होती है। ये जो पुलिस जो खड़ी हुई है, ये सारे जितने भी इदारे हैं, इन सबको ठीक करने की जरूरत है। वजीर आला जो है वो इतनी आसानी से ये कह के निकल नहीं सकते हैं कि मुलजिम जो है वो भाग गए और पुलिस उन्हें पकड़ने में जो है वो नाकाम रही। ये इतना आसान काम नहीं है। वजीर आला के लिए बहुत बड़ा केस है। तो आज तक किसी सवाल का सीधा जवाब दिए नहीं है, उनको पता ही नहीं है अपनी, उनको पता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों में एक प्रोग्राम में वो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे 3 बार पूछा है। हाँ। और उन्होंने 3 बार ही जवाब उल्टा के दिया। ये उनकी मासूमियत नहीं है, ये उनकी ट्रेनिंग है कि आपने सीधी बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप सीधी बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि आप तो वो उल्टी बात करके भी तो फंसी रहे हैं, मतलब जो सीधी करें, उल्टी करें, टेढ़ी करें, वो तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं उससे तो वो और ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं। बहरहाल चिराग साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसमें अपडेट किया और आपने हमें बताया कि वकार अभी तक जो है वो इन प्रोसेस पुलिस अभी इस चीज में कोई जो है वो नहीं शवाहिद इकट्ठे कर सकी कि ये मुलजिम है। हमने यहाँ पर कहते हैं कि बड़ी साफ सी और सीधी सी बात है कि अगर आप सऊदी अरब में देख लें तो वहां पे जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। वहां पर जो इस तरह के घिनौने काम में मुलव्विस होता है उसको कोड़े मारे जाते हैं। अगर हम मदीने की रियासत की बात करते हैं तो फिर मदीने की रियासत में इस तरह के लोगों की सजाएं भी तो मुकर्रर है। इस तरह के लोगों को जो सजाएं देनी चाहिए वो अगर किसी एक को भी पूरी दुनिया के सामने सजा दे दी जाए तो किसी दूसरे की जुर्रत ना हो कि कल को किसी भी बहन बेटी की तरफ जो है वो निगाह करके जो है वो देख ले। ये वो दरिंदे हैं जो ना पढ़े लिखे हैं, जिनको ना किसी चीज का शऊर है, ना तालीम है, ना कुछ है, सिर्फ इनके पास जो है वो आजादी है, कानून से भी जो है वो आजादी है। 2013 में इस मुलजिम को जिसने ये वारदात की है मोटरवे ज्यादती केस में, जो मुलव्विस है, जो मेन इनका मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसने जो अगर उसको 2013 में सजा हो जाती तो फिर आज ये ना होता। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, तज्जियाकार हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि हम आज तक अपने लोगों के नफ्सियाती मसाइल समझने में नाकाम क्यों है, क्यों नहीं इन दरिंदों को जो है वो समझ पा रहे और इनका कोई हल निकाल पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अब्दुल्ला गुल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? हवा की बेटियों को सड़कों के ऊपर इस अंदाज के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल में कोई आदमी जो गैरतमंद हो, जो दर्द दिल रखता हो, जो एहसास करे इस सारे मामले का और ये सोचे कि कल को ये आग हमारे घर में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी, तो कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारी हुकूमतें आती हैं जाती हैं, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी हम अपनी अवाम को, अपनी बहन बेटियों को प्रोटेक्शन देने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। इतनी फोर्सेस हैं हमारे पास, कोई एक भी जो है वो इंसान मौजूद नहीं है, किसी एक के दिल में भी जो है सीने में दिल मौजूद नहीं है, या चले आपकी कोई ट्रेनिंग ही मौजूद हो, ट्रेनिंग भी मौजूद नहीं है। किस मुल्क में है हम? डॉक्टर साहब बात यह है कि आपने बिल्कुल सही बात की। असल में बुनियादी मसला ये था कि पाकिस्तान ने ये मगरबी जमहूरियतों और एंग्लो सैक्सन लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया था। कायदे आजम जो थे वो एक मुतलाशी थे एक नए निजाम के। उन्होंने बड़ा लास्ट एड्रेस में बड़ा वाजे कहा था कि हम जो है वो इस्लामी माशरा कायम करेंगे जहाँ रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्लामिक का कवानीन के ऊपर मबनी हो। अब मसला ये है कि आप जब देखिए ना, अगर
आपने ये नहीं करना था ये निज़ाम को, तो आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑलरेडी वेस्टर्न क्रिश्चियन डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रही थी बिल्कुल। तो आपने फिर क्यों नया निज़ाम, फिर वो कौन सा निज़ाम था? तो चलें, ये तो खैर माजी का एक थोड़ा सा हाल हो गया। अभी बात करते हैं मौजूदा सिस्टम के ऊपर। अब देखें, कानून की बालादस्ती ये कहती है कि कुरान और सुन्नत आईन में पाकिस्तान 73 के मुताबिक आर्टिकल 2A बड़ा वाज़ेह कहता है कि बिला शिरकत गैर अल्लाह सुब्हान व तआला हाकिम आला है। अब हाकिम आला अगर अल्लाह है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो कानून किसका होना चाहिए? अच्छा, फिर आर्टिकल 227 कहता है कि कुरान और सुन्नत से बालादस्त कानून नहीं बनेगा। अब यहाँ आ जाएं आपकी बात के ऊपर। सूद लेते हैं, उसके अलावा जो सजाएं हैं वो नहीं दी जाती। आजकल बड़ा शोर होगा है, ज़ियाउल हक साहब ने सजा दे दी, मेरे वालिद जनरल हमीद गुल के हवाले से बातचीत आ रही है। देखें, नूरपुर का एक वाकया मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि नूरपुर मुल्तान के पास एक कस्बा था जहाँ चौधरी जो थे वो बहुत मजबूत थे, 50 मुरब्बे जमीन थी उनकी। उन्होंने मुजेरों को किसी बात के ऊपर जो है नाराज हो गए चौधरी साहब, उन्होंने मुजेरों की औरतों को बरहना करके पूरे जो उसमें कस्बे में परेड करवाई और पूरी दुनिया ने देखी। मेरे वालिद जो थे उस टाइम पे डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा कि शाम से पहले सजा होनी चाहिए और एक कर्नल साहब को भिजवाया, उन्होंने तहकीक की, सारी दुनिया ने देखा था, पता चल गया, एविडेंस आ गया। जनरल साहब ने कहा कि कोड़े लगाए जाएं और 50 मुरब्बे जमीन में से आधी जमीन जो है वो हक सरकार जब्त की जाए और बाकी आधी उन औरतों को दे दी जाए जिनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। सही। कानूनदानों ने कहा कि ऐसा तो कोई कानून नहीं है। इससे मेरे वालिद, क्योंकि यंगेस्ट मेजर जनरल पाकिस्तान के प्रमोट हुए थे, 42 ईयर्स उनकी एज थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, कानून इंसानों के लिए, गरीबों के प्रोटेक्शन के लिए अगर नहीं बना तो ऐसे कानून को मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि कानून जो मैं, क्योंकि मार्शल लॉ था, उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसको कानून बनाओ, ये तुम्हारा काम है। शाम तक उन लोगों को सजा मिल चुकी थी, 25 मुरब्बे जमीन उन औरतों को दे दी गई थी और कोड़े सरेआम उनको लगवाए गए थे। नतीजा ये हुआ डॉक्टर साहबा कि उसके बाद 30 साल तक उस इलाके में कोई जुर्म नहीं हुआ। ये देखें, किसी एक को लटका देना, बाकी सारे खुद ही कंट्रोल में आ जाते हैं। अब आप जो बात कर रही थी, मैं क्योंकि सुन रहा था आपका बयानिया जब आप ब्रेक के बाद तशरीफ लाई हैं, देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है। अभी उसको नए नए रंग दिए जाएंगे, अभी उस औरत को साबित किया जाएगा। अभी आप सीपीओ की, सीसीपीओ की आप यही अकल देख लें कि वो उस औरत को छुटते ही उसने जो, क्योंकि हमारे यहाँ जो मर्दाना मुआशरा है, हमारे यहाँ जो मर्दानगी के रवैये हैं, माजरत के साथ, मैं खुद भी एक मर्द हूँ, लेकिन मर्द होना जो होता है वो अल्लाह की सिफात में से है कि अल्लाह बहादुरी, मर्द कोई ये एक जेंडर से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि एक सिफ्त है बहादुरी की। अब जो मर्द है वो तो वो होता जो सीने पे गोली खा लेता, सामने खड़ा हो जाता डट के उस औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जो गाड़ी वाला जो साथ से गुजर रहा था, जिसने 15 पे इतला दी, उसका भी तो पॉइंट वो अगर मर्द होता ना तो वो वहाँ गाड़ी रोक के उस औरत को पहले प्रोटेक्ट करता। बिल्कुल सही। लेकिन अफसोस के हम सिर्फ जेंडर के तौर पर मर्द रह जाते हैं, लेकिन सिफात हमारी, मैं कहता हूँ कमजोर से कमजोर, जो कमीने से कमीना इंसान होता है, मादरत के साथ, मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल फट गया है। दिल करता यही है कि बंदा ऐसे अल्फाज बोल के शायद अपनी सारी बढ़ास जो है वो निकाल ले, लेकिन शायद कुछ हम हमारी जो है वो जुबानें नहीं हम खोल सकते या क्या कर सकते, क्या करें हम? सबसे आसान तरीका है औरत पे इल्जाम लगा दो, जो हमारे माशरे का तरीका है। अगर किसी की तलाक हो जाती है तो हम फौरन औरत को कहते हैं कि औरत ठीक नहीं थी, इस वजह से फारिग कर। आप देखें, ये मर्द जो होता है जब निकाह होता है या कोई भी चीज होती है, वो एक प्लेज करता है, एक वादा करता है अल्लाह के साथ, वो प्रोटेक्शन उसको देता है। औरत आपके पाँव की जूती नहीं है, आपको अल्लाह के बराबर उसने बनाया है। हम ये समझाने से कासिर क्यों रह गए हैं? हम अपने माशरे में मर्दों को ये समझाने से कासिर क्यों है? किसकी गलती है? हमारे उलमाए कराम की, तालीमी इदारों की, क्योंकि हमारे उलमाए कराम जो हैं वो मसालिक में बट गए।
आप यकीन माने कि मेरे पास सारी किताबें आती हैं, मैं जाता हूँ, उसमें हर जगह यही लिखा आता है, औरत के फराइज, औरत के फराइज, औरत के फराइज। कहीं मर्दों के फराइज लिखे? हालांकि तालीम और तरबियत देना ये मर्द की जिम्मेदारी है इस्लामी तौर पर। औरत जो है वो गुस्से में आके थप्पड़ मार सकती है मियाँ के मुंह के ऊपर, लेकिन आदमी सवाए कैरेक्टर के अलावा उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। औरत जो है वो सिर्फ औलाद को दुनिया में लाती है, ये उसका जिम्मेदारी है। उसके माँ बाप का खाना बनाना, मियाँ के खाना बनाना, बच्चों के करना, ये उसकी जिम्मेदारियां नहीं है। पढ़ें तो सही इस्लाम को खुदा के लिए। और दूसरा हमारा तालीमी मेयार, जहाँ हमने फॉरेन मेल डोमिनेशन, देखिए मेल डोमिनेशन तो पाकिस्तान में नहीं है, मेल डोमिनेशन पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि DI खान में एक औरत को बरहना किया गया। DI खान जैसी बहादुर सोसाइटी, पश्तून लोग, वो लोग खड़े होकर उस बरहना औरत के लिए वो देखते रहे, उसको परेड करवाई गई। पूरी दुनिया ने देखा। हराम है कि कोई मर्द जो था, जो मर्द होता तो वो वहाँ खड़ा हो जाता। अब इसको रंग दिया जाएगा उस औरत के हवाले से, इसका रोजाना माजरत के साथ इसका रेप किया जाएगा। पहले इसको सीनियर अफसरान मिलेंगे, वो पूछेंगे अच्छा फिर क्या हुआ था। फिर अगले दिन वो पता चलेगा कि जी आज बड़े साहब मौजूद नहीं, आप उनसे थोड़े से छोटे, और फिर उससे छोटे, और फिर उससे छोटे, और आखिर में कांस्टेबल तक वो पहुंचेगी। और उसके बाद फिर अगर वो फिर भी उसमें इतनी मतलब हिम्मत हुई बेचारी में कि ये रोजाना की बकवास सुनने के बाद पहले जुल्म हुआ, उसके बाद वो अपनी कहानी बयान करती रही, उसके बाद फिर रोज एक नई कहानी एक नए शख्स के सामने बयान करनी पड़ेगी। अदालत में जाएंगे और फिर वो वकील उससे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप बताएं कि फलाना क्या, मैं बोल नहीं सकता डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको मैं कहता हूँ माशरे के अंदर ऐसा जलील किया जाएगा। देखिए अगर सानिया मॉडल टाउन के ऊपर, अगर सानिया साहिवाल में, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, ये कोयटा बलोचिस्तान के अंदर जो सार्जेंट का बंदा मरा या नहीं मरा, अगर वो बंदा मरा तो कौन उसका जिम्मेदार है? कोई तो है ना। आप क्या समझते हैं ये जो इतना वजीर आला इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, IG इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे केस में जो है वो मुस्तकिल इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मुझे सिर्फ 1 मिनट का आपका जवाब चाहिएगा क्योंकि हमारे पास जो टाइम शॉर्ट है। तो क्या इसमें कोई पेशरफ्त नजर आ रही है? आप समझते हैं कि ये केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा? पहले तो पिछले तो कोई केस सॉल्व नहीं हुए। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। पंजाब की प्रॉब्लम जो है वो 5 IG तब्दील करके अफाका नहीं हो रहा, तो एक वजीर आला तब्दील करके देख लें, हो सकता है अफाका हो जाए। बात यह है कि CCPO जिनको ये पता है, डॉक्टर साहब सिंपल सी बात है, 27 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक इंक्वायरी कंडक्ट होती है CCPO के ऊपर, किसी और ने नहीं, PTI की हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खुद करती है, बाकायदा एक बोर्ड तश्कील दिया जाता है। बोर्ड की फाइंडिंग ये है कि CCPO जो है उसको प्रमोशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो फाइनेंशियल मॉरल करप्ट है। ये पैरा नंबर 10 में लिखा हुआ है और पैरा नंबर 12 में लिखा हुआ है, ओवरऑल इम्प्रेशन करप्ट एंड जो है वो डिसऑनेस्ट। अब आप मुझे ये समझा दें कि एक आदमी जिसके मतलब ये लिखा है उसको CCPO लगा दिया जाता है, IG को हटा के, आप कहाँ खड़े हैं? आप डू यू थिंक दैट जस्टिस विल बी डन? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपको जो आखिरी में बात करके आपका वक्त कम है, लेजिस्लेट क्यों नहीं किया जा रहा? बात यह है कि लेजिस्लेशन कब आएगी? इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन निस्वां और वो बिल तो बना डाले आपने, लेकिन क्या तहफ़्फ़ुज़ देने में आप कामयाब हो गए? ग़ज़ब खुदा का ये आग जो लोग हमारे देख रहे हैं नाज़रीन, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये ज़मीर से आएगी, ये ज़मीर से आएगी जो सो चुका है। घुस के डकैतियां करते हैं, लोगों की औरतों को रेप करते हैं, वो बेचारी शर्म होके इसी पुलिस, इसी जुडिशरी के निजाम से जो है वो घबरा के बताते नहीं है, खामोश हो जाते हैं। आप यकीन माने पता नहीं कितने केसेस होते हैं डेली। मेरे ख्याल में मोहल्ले की दास्तान है, अल्लाह माफी। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने जो है वो बात की, आपने जो है वो अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से एक मर्द होते हुए मर्दों की अक्कासी कर दी है। मेरा ख्याल है जितने मर्द ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, किसी का तो जमीर जो है वो जागा होगा कि एक वो शख्स जो कि मोटरवे से गुजर रहा है, वो देख रहा है कि औरत को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको घसीटा जा रहा है, तो खुदा के लिए तो रुक के जो है भाई जो है वो उसको रोकने की कोशिश तो करो। किसी मर्द में इतनी जुर्रत जो है वो नहीं रह गई, सिर्फ नाम के मर्द हैं, सिर्फ अपनी औरतों पर हाथ उठाने के मर्द हैं। किसी औरत की जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, किसी औरत को अगर कहीं आपकी जरूरत पड़ जाए तो फिर आप किसी चीज के मर्द, आप अपनी गाड़ी भी नहीं रोकेंगे। अगर कोई औरत वहां पर होती तो शायद वो रुक जाती, लेकिन मर्द क्योंकि वो मर्द था, उसने 15 पे कॉल की और वो आगे जो है वो निकलता चलता बना, किसी ने मदद नहीं की, पुलिस भी मदद के लिए नहीं आई। असल मुजरिम
और मुलजिम वो हैं जिन्हें कॉल की गई और वो ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचे। वो मोटरवे पुलिस जो अपने आप को 130 पे कॉल करके जो है वो फौरन जो है अवेलेबल के जो है वो बोर्ड लगाए हुए हैं, ये पहले तो बोर्ड हटाए जाए, ये झूठे बोर्ड हटाए जाए कि जहां पर जो है जिस वक्त किसी को जरूरत होती है उस वक्त तो आप मौजूद नहीं होते, तो फिर आप लोगों के होने का जो है वो फायदा क्या है? सबको फाइन किया जाए, सबको निकाल के जो है नई भर्तियां की जाए। हमारी तो डिमांड ये है, मुलजिम तो पकड़े जाएंगे, उनको तो सजा दी जाएगी, लेकिन जो मुलजिम सबसे बड़े हैं उनको पहले कटहरे में लाया जाए। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। उसके बाद आज हमने 14 सितंबर के फर्स्ट एड के हवाले से, आलमी दिन के हवाले से जो है वो बात भी करनी है, आपको उसमें अपडेट करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब ऑन कॉल मौजूद। फौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद जिसको कहा जाता है वो क्या दी जाए, इस हवाले से पूरी दुनिया में आज का जो है वो दिन मनाने का मकसद भी यही है कि लोगों में आगाही और नागहानी सूरत हाल से जो है वो निपटने के हवाले से जो है वो तमाम चीजें और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जरिए इंसानी जिंदगी बचाने की को उजागर किया जाए। खासतौर पे फर्स्ट एड के मुतालिक अवामी शऊर बेदार करना सबसे बड़ा इसका मकसद होता है आज के दिन का, कि इसमें सेमिनार्स बहुत सारे हो रहे हैं पूरी दुनिया में। डॉक्टर्स की अपने जो है वो हॉस्पिटल में इधर उधर जो है वो आगाही मुहिम के लिए जो है वो बहुत सी ऐसी जो है वो ड्रामाज और बहुत सारी चीजें जो है वो आज के दिन के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो बताई जा रही है, लोगों में शऊर बेदार जो है वो किया जा रहा है। इसमें खास तौर पे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है इसको फराहम करने की जो तरबियत है, इसके साथ साथ इस अहमियत पर भी जो है वो जोर दिया जा रहा है कि अवाम को आगाही दी जाए कि आलमी इदारों, रेड क्रॉस और हलाल अहमर की दुनिया भर में 100 के करीब जो तंजीमें हैं जो दुनिया भर में पहली मर्तबा जो है साल 2000 में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मुतारिफ इन्होंने जो है वो करवाया, इनकी क्या अहमियत है और ये किस तरह से जो है वो काम करती हैं। तो ये जाहिर है हमें कोई डॉक्टर ही बता सकता है जिनके पास फौरी इमरजेंसी में या वैसे जो है वो कोई पेशेंट आता है और वो उसको जो है वो ट्रीट करते हैं और इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो देती है, वो कितनी जरूरी होती है और उसमें अगर ताखीर हो जाए, देर हो जाए तो फिर जो है वो एक पेशेंट की जो जिंदगी है उसको कितना खतरा जो है वो लाक हो जाता है। ये तमाम चीजें जो है इस पर हम आज बात करेंगे। और आज फर्स्ट एड का आलमी दिन मनाया जा रहा है, 14 सितंबर का दिन है, इस हवाले से बात करेंगे। हमें अभी जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया डॉक्टर शान ने, तो जैसे वो हमें जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनको जो है वो आपके साथ जो है वो कांटेक्ट में लाते हैं और हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर है जिसने जो है फौरी तौर पर जो है किसी भी हादसे की सूरत में जो है वो किसी भी पेशेंट को जो है वो डील करना है, और अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो पेशेंट आते हैं और डॉक्टर फौरी तौर पर जो है वो बगैर टाइम ज़ाया किए जैसे ही उन्हें फौरी इमदाद जो है वो देते हैं, फौरी तिब्बी इमदाद ये फर्स्ट एड देते हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो उनको जो है वो रिकवर किया जा सकता है। क्योंकि हालात बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट को जो है वो फौरी तौर पर जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जो है वो उसकी जान को जो है वो बचाया जा सके। क्योंकि जाहिर है कि एक डॉक्टर जो है वो मसीहा का दर्जा रखता है कि उसने लोगों की जिंदगियों को बचाना है, ना कि उसने लोगों की जिंदगियों को जो है वो खत्म करना है। तो आजकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर एसोसिएशंस बन गई हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनके मामलात क्या है, वो कैसा सोचते हैं, उनके लिए उस पेशेंट की जो है वो कदर कीमत जो है वो क्या होती है, जो पहली बार उनके पास आता है, जो किसी हादसे का शिकार हुआ होता है और फौरी तौर पर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आज जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो मनाया जा रहा है, इसका असल मकसद लोगों में आगाही देना है और इस आगाही मुहिम बहुत सारी जगहों पर स्टार्ट की गई है समेत पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों को आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है हर घर में, आपने देखा होगा गाड़ी में भी आपके जो है फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें जो इब्तदाई अगर कोई ऐसी आपको चोट लग जाए तो उसमें आपकी जो है वो ट्यूब्स भी, पट्टी भी, सीजर भी और कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो है वो और चीजें शामिल होती हैं वो भी जो है वो होती हैं। फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है जिसको आपने अपने साथ रखना ही रखना होता है हर हाल में। तो ये चीजें जो है वो जरूरी होती है। बाकी एक डॉक्टर जो एक मेडिकल डॉक्टर है वो बेहतर तौर पर जो उसको समझा सकते हैं कि जब फौरी तौर पर कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोई भी हादसे का शिकार हो और वो आपके पास आए तो फिर उसको फौरी तौर पर जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है वो कितनी जरूरी होती है। क्योंकि आज जाहिर है कि फर्स्ट एड का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शान ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि आज आपको पता है कि फर्स्ट एड डे जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इस हवाले से एक तो आप हमें बताइएगा, दूसरे ये कि जब कोई भी हादसा हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, तो उसके फौरी तौर पे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसको दी जाती है, फर्स्ट एड दी जाती है, वो कितनी जरूरी है और उससे किस हद तक जो है वो हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट एड डे मनाने का मकसद तो ये है कि हम जो कीमती जाने हैं हम बचा सके उनको, जो एट द स्पॉट जो बच सकती हैं। अगर विद द हेल्प ऑफ ट्विटर ऐप में छोटा सा काम करने से वो जो जान पेशेंट की बच सकती है।
एट द स्पॉट, क्योंकि हॉस्पिटल में आने में तो आधा घंटा 20 मिनट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आज यहाँ से कोई मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी भी पेशेंट का, वहाँ पे कुछ छोटी चीजें हैं जो आप अगर किसी भी बंदे को आती है तो पेशेंट की जान बच सकती है। सही। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग एक तो बाकी कंट्री में जो यूरोपियन कंट्री वहाँ में तो ऑलमोस्ट हर बंदे को दी जाती है। सही। लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एड जो होती है उसमें 3-4 चीजें होती है जो मैं आपको बताना चाहूँ। जी बिल्कुल बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हुआ मोटरवे पे, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आधा घंटा लग सकता है। कोई भी अगर पर्सन है जिसने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली हुई है उसने 3 से 4 चीजें चेक करनी है और ऑलमोस्ट 20-30% लाइफ सेव कर सकता है वो बंदा। सही। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने सबसे पहले उससे नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है। पेशेंट जैसे होता है, अगर वो नाम ठीक बता देता है तो ठीक है, मतलब ये कि उसका ईयरवे चेक करना है आपने, ईयरवे चेक करना है। बेसिक मतलब ये कि सांस उसका ठीक है, गलत है, बंद है। अगर वो कहता है ठीक है, नाम बताता है, तो मतलब वो पेशेंट ठीक है। ठीक। अगर वो नहीं बता रहा तो सबसे पहले आपने उसकी मुंह चेक करने के मुंह के अंदर कोई चीज फंसी ना हो उसके अंदर। सही। ताकि उसकी सांस का रास्ता बहाल हो जाए। ठीक है। ठीक। सबसे पहले हम ईयरवे चेक करना होता है। ठीक। उसके बाद उसकी ब्रीथिंग, उसकी सांस को चेक करना है कि सांस ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है। होता यह है कि आमतौर पे छाती के अंदर एक्सीडेंट में हवा भर जाती है। अच्छा। जिसे हम कहते हैं न्यूमोथेरिक्स, टेंशन न्यूमोथेरिक्स। तो वो ऐसा प्रोसीजर है कि एक नीडल को प्रिक करने से ना उस पेशेंट की जान बच सकती है, सिर्फ एक नीडल को एग्जैक्ट छाती में एक लोकेशन पे पिक करने से। अच्छा। अदरवाइज से वो पेशेंट बच ही नहीं सकता इतने टाइम में। सही। ठीक है। सही। जो भी एक ट्रेन पर्सन है उसने जस्ट एक नीडल पिक करनी है तो वो उसी वक्त टेंशन न्यूमोथोरिक्स उसका ट्रीटमेंट एट द स्पॉट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। ठीक है। ठीक। 2 तीसरी चीज है ब्लड कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, सी से कहते हैं सर्कुलेशन, वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल फर्स्ट एड में क्या आ गया, सबसे पहले एयरवे हमने सांस चेक करना है उसका। ठीक है। और दूसरा ब्रीदिंग, उसमें ये होता है कि सांस लेने की रफ्तार वो ठीक ले रहा है, पैटर्न ठीक है या नहीं है। ठीक है। सी में उसकी सर्कुलेशन हो गई। ठीक है। सर्कुलेशन उसकी हमने ब्लड चेक करना है कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो और इवन की ब्रीदिंग के दौरान सीपीआर भी कोई किसी पेशेंट को चाहिए हो तो हम देखते हैं शॉपिंग मॉल या कहीं पे भी देखते हैं पेशेंट अचानक फेंट हो गया, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट भी ही फर्स्ट एड में आएगी। तो ये होता है कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है। उस पेशेंट को इमीडिएट सीपीआर चाहिए विद इन अ मिनट और 2, तो वो हॉस्पिटल तो पहुंच ही नहीं सकता। सही। ठीक है। जो आसपास के लोग अगर किसी ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की हुई है तो वो उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। वो सीपीआर होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ ये कॉमन चीजें। अच्छा, हमारे यहाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन पर तो कभी कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं ना जाता। अब ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, ये तो हर घर में एक शख्स के पास होनी चाहिए। बिल्कुल हर किसी के पास होनी चाहिए। जो भी मस्जिद कंट्री है वहाँ पे हर किसी के पास होती है। ये लाजमी कोर्स होता है BLS और फर्स्ट एड का, ये आपने करना होता है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज भी कभी देखते हैं कि एक जिस तरीके से सीपीआर करने से आप आराम से पेशेंट की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। आपने मुंह से उसको सांस देना है। ठीक है। सडन कार्डियक अरेस्ट, जब अचानक दिल का दौरा हुआ पेशेंट पे। सही। सीपीआर ये होता है कि आपने ना जो हाथ से पंप करते हैं दिल को। पंप करते हैं, पंपिंग। 1 से 2 मिनट के लिए वो पंप करते रहे, सांस देते रहे मुंह से। ठीक है। सही। और साथ में एक LED वो होती है, पोर्टेबल मशीनें होती हैं, आमतौर पे शॉपिंग मॉल हर जगह लगी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें कम नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो जी हर वो चीज कम है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। पाकिस्तान में तो हर वो चीज ज्यादा है जिससे किसी की जान जो है वो ली जा सकती है। ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये कि ट्रेनिंग देना मस्ट है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप हॉस्पिटल में हैं, आपके पास इमरजेंसी की सूरत हाल में भी लोग जो है वो आते हैं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं, हादसात हुए होते हैं, फौरी तौर पे किसी को ट्रीट करना, और उस वक्त अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो फिर जाहिर है ये फर्स्ट एड ही आप उसको देंगे ना, कि जो आपने सीखा है, जो आपने ट्रेनिंग ली है। तो ये ट्रेनिंग अगर हर हॉस्पिटल में आम कर दी जाए लोगों के लिए और हर बंदा जो है वो ले, तो मेरा ख्याल है जी ट्रेनिंग हम तो दे ही रहे हैं ना हॉस्पिटल में, हमें तो ट्रेनिंग है ना। आप तो दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे आम लोग हैं उनकी भी तो ट्रेनिंग का इंतजाम होना चाहिए ना। अब आधे घंटे बाद पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करे, उसको ब्लीडिंग की वजह से वो पेशेंट बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसीलिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग या ये जो होता है
ATLS प्रोटोकॉल, ये वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने देनी है, तो उनको भी तो ट्रेनिंग किसी ने देनी है ना। हाँ जी एग्जैक्टली, ये तो हमारे ये आम होना चाहिए। एजुकेशन का सिलेबस का ये स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जी बिल्कुल, एटलीस्ट इनको तो देनी चाहिए ना, देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, ताकि वो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट मौजूद ही होता है आसपास। ऐसा ही है। अगर आप हर किसी को नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी में ये कंपल्सरी कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बहुत सारी कीमती जानें हैं जो बचाई जा सकती हैं। टेंशन निमोथोरिक्स एक ऐसी डिजीज है जो एक्सीडेंट में होती है, हवा भर जाती है। बिल्कुल ऐसा। उसमें सिर्फ एक 5 cc या 10 cc की ना नीडल फ्रीक करें, उस पेशेंट की जान बच सकती है सिर्फ एक नीडल से। सही। अब ये सीखने की बात है ना कि आपने कौन सा पॉइंट है जिसको जो है वो प्रेस करना है या टच करना है। अब वो ऐसे ही तो नहीं जो उस नीडल को जो है वो आप यूज कर लेंगे। हाँ जी एग्जैक्टली, ये माइनर सी चीजें हैं। ये नहीं है कि इसमें किसी को डॉक्टर होना जरूरी है, किसी को लाजमी नहीं है कि डॉक्टर हो। फर्स्ट एड घर में भी आनी चाहिए, घर में भी किसी को अगर बिल्कुल आनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट घर में हो सकता है, हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आते आपको आधा घंटा 20 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको वहाँ पे खुद देना चाहिए, CPR करना चाहिए पेशेंट को। उसको मुंह से सांस देने का तरीका आपको आना चाहिए, मुंह से सांस कैसे दी जाती है वक्ती तौर पर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों को खुद सीखना चाहिए। ठीक है, इसकी कोर्सेज इस वक्त भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसकी कोर्सेज करा रही हैं। सही। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ही सीखते हैं, बाकी लोग इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते। वही वाली बात आ गई ना। कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ सर्जन ऑफ पाकिस्तान ये कोर्सेज कराता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इसकी कोर्सेज कराती है, फर्स्ट एड और BLS। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि होना ये चाहिए, आम होना चाहिए। आम यूनिवर्सिटीज हैं, बाकियों को भी, स्टूडेंट्स को भी मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सबसे पहली बात है कि जिसमें हम किसी की जान जो है वो सेव कर ले। क्योंकि इसमें एक डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपको फौरी तौर पर उसको जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो उसको जो फर्स्ट एड है वो क्या देनी है, ये जानना आपके लिए जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। तो आपने बेहतरीन इस डे की सेलिब्रेट करने का मकसद भी यही होता है कि आम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। बिल्कुल। तो व्हाट इज द फर्स्ट एड डे, बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट एड उनको पता होगी तो वो फिर अच्छे तरीके से खुद आगे क्या। डॉक्टर साहब एक बड़ा जो है वो डिफरेंट से सवाल आपसे मैं करने लगी हूँ, मुझे ये बताइएगा आपके हॉस्पिटल में क्या आज फर्स्ट एड के हवाले से कोई आर्मी दिन जैसे मनाया जा रहा है, वहाँ पे कोई कैंपेन चल रही है, कोई अवेयरनेस चल रही है, कोई आप डॉक्टर्स जो है वो मिलके कोई इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो आने वाला जो लोग हैं जो पेशेंट के साथ आ रहे हैं वो कोई अवेयरनेस ले सके, या कुछ ऐसा जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो हो रहा है? बिल्कुल, ये जिना हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जो लोग आ रहे हैं ना आज उनको तो स्पेशली बताया जा रहा है कि फर्स्ट एड क्या होता है। ठीक है। लेकिन ये कि इमरजेंसी में लोग कितने आ सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी में भी बताया जा रहा है। सही, ये सिर्फ इमरजेंसी में हो रहा है। हाँ, ये होना ये चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था, बाकी इंस्टीट्यूट जितने भी है वहाँ पे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये जो है वो चले एक अच्छी बात है कि चले इमरजेंसी में हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कोई अवेयरनेस जो है वो चल तो रही है, तो ये बेहतर एक चीज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शान, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बेहतरीन चीजें जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर की। और इब्तदाई जो इमदाद है, जो तिब्बी इमदाद है, वो हम किसी भी पेशेंट को क्या, एक कार्डिक अटैक अगर फौरी तौर पर जो है कार्डिक पेशेंट है उसको अटैक हुआ है और पता नहीं चल रहा कि उसको किस तरीके से, तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाते दरमियान में किसी भी टाइम उसका सांस बंद हो सकता है, तो उसको सांस जो है वो किस तरह देना है, ये तमाम चीजें जो है वो आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग में जो है वो दी जाती हैं। और ये ट्रेनिंग घर में हर शख्स के पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने मेडिकल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन आपने एक शख्स की जान कैसे बचानी है इसकी ट्रेनिंग लेना आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग भी इस तरफ आना चाहते हैं, मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि आज के दिन के हवाले से हमारे जो यंगस्टर्स हैं कम से कम उनके लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो फ्री की जाए और ये तमाम लोगों को जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो दी जाए कि हम किसी की जान कैसे बचा सकते हैं। सबसे बड़ा अल्लाह का सबसे पसंदीदा काम कि किसी को जो है वो किसी की जान आप कैसे सेव कर सकते हैं, इसका जो सवाब मिलता है ना वो शायद दुनिया में किसी चीज का सवाब नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स को जो है वो बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है और अल्लाह की तरफ से भी और बंदों की तरफ से भी जो है वो डॉक्टरेट एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जिसके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगता है उसकी इज्जत ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये जब आप किसी की जान को बचाते हैं, सेव करते हैं, चाहे मेंटली सेव कर रहे हो चाहे फिजिकली सेव कर रहे हो, लेकिन जब आप सेव
करते हैं तो ये आपके नेक कामों में से एक बेहतरीन काम है जो अल्लाह को भी पसंद है। तो इसलिए आप ये काम सीखिए, आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो है वो लीजिए, और खास तौर पर जो है वो अपने घर वालों को और इर्द गिर्द के और लोग, अगर कभी भी कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, किसी को जरूरत पड़ जाए तो आप उन्हें सेव कर सकते हो। ये तो थी आज की जो है वो बात जो हमने 14 सितंबर के हवाले से जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की। आपको पता है कि कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमारे पास जो है वो खबरें होती हैं आपको देने के लिए और आपके साथ जो है वो शेयर करने के लिए। फिर कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग न्यूज भी हमारे साथ होती हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो मजीद जो है वो क्या हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है। तो ये जनाब कुछ आलमी जंगली हयात के हवाले से जो है वो कुछ रिसर्च हो रही है कि इन्होंने रिसर्च की है कि 50 बरस में, पिछले 50 बरसों में आलमी जंगली हयात जो है ये 68% जो है वो कम हो चुकी है। WWF की ये रिपोर्ट है जो सामने आई है, जिसमें जनेवा में वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जो है ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में ये एक खतरनाक किस्म का भी आप इसको कह सकते हैं और डिफरेंट किस्म का भी कह सकते हैं कि ये खबर दे दी है, इंकशाफ कर दिया है कि 1970 के बाद से अब तक कुर्रे अर्ज पर जंगली हयात में तकरीबन जो है वो 68% जो है यानी 2/3 कमी वाकया हो चुकी है। और ये तबाहकुन जो कमी है गुज़िश्ता 50 बरस में हुई है, जिनमें ममालियों, परिंदों, जलथैलियों और रेंगने वाले जानवर और हशरात समेत दीगर इकसाम के जानवर इसमें शामिल हैं जो कि अब कुर्रे अर्ज पे मौजूद नहीं है। आलमी ज़राए इब्लाग ने इसे जंगली हयात के मुंह के बल गिरने से ताबीर भी दे दी है। और दी लॉन्ग प्लैनेट यानी जिंदा सैयारा जो है की रिपोर्ट बराए 2020 के मुताबिक अफ्रीकी हाथियों से लेकर कोस्टारिका के लेदर बैग कछुओं तक की तादाद में होशरुबा कमी वाकया हुई है। इसके जिम्मेदारी इंसानों पर आयद की गई है क्योंकि आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती हुई इंसानी आबादी की वजह से इन जानवरों के मस्कन खत्म हो गए, घर उजड़ गए, जिसकी वजह से जो है वो ये जिंदा नहीं रह सके। WWF के सरबराह मार्को लैम्बर्टिनी ने इस वाकये को तबाहकुन कहते हुए इस जो है वो फितरत के सुर्ख इशारे करार इसको दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लातीनी अमेरिका और करेबी इलाकों में जंगली हयात में 94% कमी वाकया हुई है। फिर 1980 के अशरे से हाथियों के बेदरेक शिकार से 1985 से 2000 तक इस जानवर की तादाद 94% तक कम हुई और कांगो में अफ्रीकी गोरिल्लों की तादाद 67% कम हो गई है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। जबकि मीठे पानी में रहने वाले मखलूकात की तादाद 84% तक जनाब कम हो चुकी है। ये तमाम उस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको जो है वो इसके पॉइंट्स बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे जानवर, हशरात, ममालिया, कौन से इस तरह के जो है वो जानवर है जिनकी तादाद में कमी हो गई है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रीढ़ की हड्डी वाले 4000 जानवरों की 21,000 आबादियों का जायजा लिया गया। इस जमन में 68% जो है वो कमी इन आबादियों के हुजम में हुई है। इनफरादी तौर पर जानवर खत्म हुए हैं। सिर्फ 1997 से 2008 के दौरान जो है ROD डॉल्फिन की आबादी 44% तक सुकड़ चुकी है, जबकि घाना में भी हाथियों की आबादी 60% तक कम देखी गई है। लेदर बैग कछुओं, जो खास तौर पे लेदर पैक कछुए जो है वो इनको कहा जाता है, आबादी में 84% तक जो है वो कमी वाकया हुई है और इनकी खालों से भी बड़े काम लिए जाते हैं। ये जो जानवर कम हो गए हैं, जो 68% कुर्रे अर्ज से उड़ ही गए हैं, खत्म हो गए हैं, क्योंकि इंसानी आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि उन बेचारों के रहने की जगह खत्म हो गई है, उनके घर जो है वो नहीं बना सक रहे, वो चीजें नहीं बना सक रहे, हर जगह तो इंसान निकल आते हैं, तो फिर जानवर जो है वो कहाँ रहेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो जो साइंसदानों ने एक रिसर्च की है, उस पर इसको खतरनाक तरीन चीजें जो है वो करार दे दिया है कि ये कोई अच्छी चीज या अच्छे सिम्टम जो है वो नहीं है। इसके अलावा जनाब अगर हम बात कर लें डियो कामर डिजिटल कैमरे की, तो एक डियो कामर डिजिटल कैमरा जो है वो 3200 मेगापिक्सल की तस्वीर खींच सकता है। बहुत बड़ा कैमरा, डियो कामत का मतलब कि बहुत ही बड़ा। अब अमरीकी इदारे जो है स्पोर्ट लेंस एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स में माहिरीन ने एक बहुत बड़ा डिजिटल कैमरा तैयार कर लिया है जो कि 3200 मेगापिक्सल का जो है तस्वीर खींच सकता है। इतना बड़ा जो है वो पिक्सल की जो है वो तस्वीर जो है वो ये कैमरा खींच सकता है कि इसमें आम इस्तेमाल इसका नहीं किया जा सकेगा। लेक्सी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम नामी मंसूबे के तहत एक फल्कियाती रस्तगाह में नस्ब इसको किया जाएगा और इस रस्तगाह का नाम वेरा रोबन आब्रोडी रखा गया है और इसकी तामीर आजकल में ही जो है वो चल रही है। बात सिर्फ बड़ी तस्वीर की नहीं है, बल्कि ये कैमरा इतनी मध्यम चीजों को भी जो है वो हाईलाइट कर सकता है कि जो हमें आम आंख से जो है वो नजर नहीं आ सकती हैं। कोते बिसारत के मुकाबले में भी 10 करोड़ गुना मध्यम हो, उन्हें भी जो है वो ये देख सकता है। इस कैमरे की मदद से कायनात की ऐसी तफसीली तस्वीर खींची जा सकेंगी जो इससे पहले किसी फल्कियाती दूरबीन से नहीं खींची गई हैं। इस कैमरे से अक्सबंदी इमेजिंग करने वाला जो हिस्सा है वो 61 सेंटीमीटर
मीटर लंबा और 61 सेंटीमीटर चौड़ा है। मजमूई तौर पर ये 189 इंफरादी इमेजिंग सेंसर्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है, जिसमें से एक 16 मेगापिक्सल जितनी तस्वीर ले सकता है। यानी कि ये आप जो देओकामा डिजिटल कैमरा देख रहे हैं, ये आम इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि फल्कियात में जो है वो इनमें फल्कियात में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और वहां से जो है वो कोई छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीज भी होगी तो ये उसको भी जमीन के जरिए से निकाल के ले आएगा। और आज तक दुनिया में इस तरह की जो है वो तस्वीर नहीं ली गई होंगी जो अब दुनिया की कुर्रे अर्ज की जो छोटी से छोटी चीज है उसको भी जो है वो हाईलाइट इस कैमरे के थ्रू जो किया जाएगा। कितने अरसे से इस कैमरे पे रिसर्च चल रही थी, कितने जो है वो इसमें पिक्सेल्स जो है वो सेट किए गए, और आम डिजिटल कैमरों के बरक्स जो है इसे इंतहाई सर्द माहौल दरकार होता है। ये ठंडे जो है माहौल में जो है वो रहने वाला कैमरा है, ये गर्मी बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मनफी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर काम करता है, ताहम ये इतना ताकतवर है कि बहुत दूर और इंतहाई मध्यम चीजों को भी बहुत साफ तौर पर देख सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसानी आंख हजारों मील दूरी से एक मोमबत्ती को जलता हुआ देख सकती है। तो ये आप देखिए कि ये कितना मतलब क्रिएटिविटी दिखाई है इस पर जो है वो साइंटिस्ट ने, और इसको जो है वो काम किया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की है जो हमने आपको जो है वो दिखाई है कि इन चीजों पर जो है वो काम हो रहा है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, डिफरेंट क्या हो रहा है, तो जनाब डिफरेंट ये हो रहा है कि बेल्जियम के एक मेयर का दिल 80 साल बाद फव्वारे से दरियाफ्त हो गया। सोचें, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब ये कैसे हुआ, इसकी तफसील क्या है, उसमें जरा चलते हैं और आपको बताते हैं कि बेल्जियम में जनाब लगभग 80 बरस तक ज़बाने ज़दे आम रहने वाला एक दास्तान थी, गुज़श्ता हफ्ते तस्दीक हुई है इसकी बेल्जियम के एक शहर के मरकजी फवारे के नीचे से। और इसमें जो आपको बताते चलने के शुमाल में वाक़ई एक छोटे से शहर वेरिस के मरकजी फवारे की मुरम्मत के दौरान एक संदूक बरामद हुआ है जिसमें 100 साल कबल फौत हो जाने वाले मेयर डेविड का दिल मौजूद है। एथानवल में डूबा होने की वजह से ये दिल बोसीदगी से महफूज रहा है। बाज शहरी दस्तावेज इसमें ये लिखते हैं कि फव्वारे के नीचे मेयर का दिल दफन है, और बड़े बूढ़े भी अपने बच्चों को यही बताते रहे। ताहम वक्त की गर्द पड़ने से ये महज एक ख्याली कहानी बनकर रह गई, और जिस पर कुछ लोगों को एतबार था और बाकी सब लोग जो है वो इसको एक दास्तानी करार देते रहे। लेकिन डेविड इस शहर के पहले मेयर थे, बताया ये जाता है 1939 में दौरान मुलाजमत एक इमारत से छत से गिर कर जो है वो उनकी डेथ हुई, और इसके बाद इनकी खिदमात के तराफ में एक फव्वारा बना दिया गया, और फिर इनके घर वालों की इजाजत से 1883 में डेविड का दिल फव्वारे के फर्श में दफनाया गया। इससे कबल ये दिल एक तवील अरसे तक एक आर्ट म्यूजियम में भी रखा गया। डेविड के बारे में कहा जाता है कि इसने वेरिस की बहुत खिदमत की थी, बहुत ज्यादा जो है वो इसके लिए जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी, जिसकी वजह से वो मेयर रहे थे। फ्रांस ने आजादी के बाद से 1830 में दोबारा वो मुंतखब भी हो गए थे मेयर, तो उनका दिल जो है इस फव्वारे के नीचे जो है वो दफन है। और यहाँ से जो है वो ये तमाम ये अजीब सी डिफरेंट सी बात है कि ऐसा भी होता है कि 80 साल बाद जाके संदूक में से जो है वो दिल बरामद हुआ, और वो भी बिल्कुल साफ क्लियर। तो इस तरह भी हो जाता है। इसके अलावा आपको बताते चलें, शामी यूट्यूबर्स ने बच्चे की जिन्स के ऐलान पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जनाब। ये एक शामी जोड़ा है, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे की जिन्स के हवाले से जी जनाब खबर देनी थी, और उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ कि मशहूर यूट्यूबर मियां बीवी ने अपने दूसरे बच्चे की जिन्स का इंकशाफ दुबई की सबसे बुलंद तरीन इमारत पर जाहिर किया। सबसे बुलंद तरीन इमारत जो दुबई की है उस पर चढ़ के उन्होंने जी अपने बच्चे की जिन्स के हवाले से जो है वो सबको बताया, और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ 30 लाख रुपए अदा किए हैं अपनी जेब से। 2 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करने के बाद दुबई की सबसे बड़ी इमारत पर चढ़ के उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि वो यूट्यूब से बेतहाशा रुपए कमा रहे हैं, और यूट्यूबर होने के हवाले से जो है वो बहुत सी उनकी लाइकिंग, लोगों के फॉलोअर्स, वो लोग उनके बहुत उनको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और ये उन्होंने इसलिए किया कि कुछ एक डिफरेंट काम हो जाए, एक दुनिया में जो है वो एक मुनफरिद काम हो कि हमने अपने बच्चे की जिन्स का ऐलान जो है वो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत पर जो है वो चढ़कर किया। तो ये जी दुबई की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसके अगबी हिस्से पर अपने बच्चे की जिन्स का ऐलान किया, जिसमें पहले काउंटडाउन शुरू हुआ, और इसके सिफर होने पर अंग्रेजी में लिखा नजर आया कि ये एक लड़का है, और इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई जिसे लाखों अफराद ने देखा। बुर्ज खलीफा पर कोई तशरीही मवाद दिखाने के लिए खतीर रकम देनी पड़ती है, और जोड़े ने $95,000 की रकम अदा की, यानी सिर्फ 10 सेकंड के डिस्प्ले के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस पर कई सारिफीन ने जोड़े को मुबारकबाद भी पेश की है। ये अपने अपने शौक है, आप देखेंगे यूट्यूब पर हिट होने के लिए, सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए लोग क्या क्या चीजें करते हैं। बुर्ज खलीफा पे जब आप कभी जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, न्यू ईयर नाइट थी,
और न्यू ईयर पर हमने जो है वो मैं फैमिली के साथ जो है वो थी, और बुर्ज खलीफा पे जब जो है वो वहां पर बड़ी सी आतिशबाजी होती है और जो है वो न्यू ईयर का जो डिस्प्ले आता है वहां पे, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। और वो डिस्प्ले इतना आसान नहीं होता, वो बड़े पैसे लगते हैं उस डिस्प्ले पे, और अगर आप उस डिस्प्ले पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसी तरह के ऐसे ही जोड़े के साथ जो है वो यूट्यूब पर जो है वो अपने आप को जो है वो हाईलाइट करने के लिए जो है वो इतनी ज्यादा सारी रकम जो है वो करोड़ों रुपया खर्च करके वहां जो है वो डिस्प्ले जो है वो देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। तो जनाब ये तो थे वो मियां बीवी जिन्होंने अपने बच्चे की जिन्स का ऐलान जो है वो बुर्ज खलीफा पे चढ़ के कर दिया, इतने पैसे खर्च करके, करोड़ों रुपए। अब आपको कुछ हेल्थ के हवाले से बता दें, हेल्थ टिप्स के हवाले से जो है कि हेल्थ जो है वो जाहिरी बात है, आपको पता है कि मैं डेली आपको हेल्थ टिप्स जो है वो देती हूँ, हेल्थ के हवाले से बताती हूँ, क्योंकि जब तक एक सेहत आपके पास है तब तक आप दुनिया की हर ताकत से लड़ सकते हैं, हर दुख का, हर तकलीफ का मुकाबला कर सकते हैं अगर आप सेहतमंद हैं, दिमागी तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और मेंटली तौर पे तो स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक फिजिकली आप सही रहेंगे ही नहीं। तो जनाब आपको बताते चलें कि मच्छरों से लाहक तमाम अमराज की शनाख्त के लिए कागजी तजर्बा का एक जो है वो मौजूद है, जिस पर जो है वो हेल्थ के हवाले से हमारे पास ये न्यूज और एक जो है वो रिसर्च मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जनूबी कोरिया में कोविड-19 के तनाज़ुर में अमराज के फौरी और कम खर्च तशखीस पर तहकीक जो है वो बढ़ गई है। अब एक कम खर्च दस्ती और कागज पे काड़ी की गई तजर्बा गाह के जरिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ज़ैका अमराज की फौरी शनाख्त की जा सकती है। जेब में समा जाने वाली ये तशखीस किट मच्छरों से लाहक होने वाले तमाम अमराज की शनाख्त कर सकती है। तेज रफ्तार किट को कोरिया के ग्वाइंग जोएंस्टी ट्वीट ऑफ जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मिन गॉन के ने तैयार किया है और तशखीसी आले को मुकम्मल तौर पर खुदकार बनाया गया है जो सालमाती सतह पर किसी भी मर्ज की शनाख्त जो है वो कर सकता है। यही वजह है कि इस तजर्बा गाह का पूरा नाम लैमेडा लैब रखा गया है और ऑन पेपर फॉर ऑल इन वन मॉलिक्यूल जो डायग्नोस्टिक्स जो है वो एक किट है जो इन्होंने जो है वो इजाद की है और ये कागज के टुकड़े पर मबनी एक किट है, मुकम्मल तजर्बा गाह है जिस पर आप फौरी तौर पर जो है वो ये जान सकते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है या कोई इस तरह की जो है मच्छरों से पैदा होने वाली कोई और बीमारी है। इस आले के जरिए नमूनिया का भी जो है वो पता लगाया जा सकता है। तो ये किट इतनी छोटी सी है कि कागजी किट है और उस पर ही इसको जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है। ये शनाख्त का काम खुद ब खुद करती है। इसके लिए पट्टी पर 2 जगहों पर एक एक कतरा खून और पानी के कतरे टपकाना पड़ते हैं और इसमें जो भी चीज आती है उसे एक मुकाम से गुजरकर जो है वो आपको इंडिकेट कर देता है कि ये नमूनिया है, ये टाइफाइड है, ये जो है वो डेंगू है या ये क्या है। तो देखिए कितनी जबरदस्त रिसर्च है कि मच्छर जो पाकिस्तान में इंसानों की तरह लातादाद पाए जाते हैं और मच्छर अगर आपको काट ले तो 10 मिनट 15 मिनट तो आपकी जो गुजरते हैं ना वो ऐसे तकलीफदेह होते हैं कि बंदा किसी को बता भी नहीं सकता। और पाँव पे काट जाए तो आपका बार बार हाथ जो है वो अपने पाँव की तरफ जा रहा होता है, आप मीटिंग में बैठे हो, कहीं बैठे हो, क्योंकि मच्छर कहीं से भी आ सकता है, किसी भी जगह से निकल सकता है, सोफे के नीचे से भी निकल सकता है, कहीं से भी। तो अक्सर औकात जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो आपके साथ हो जाती है जिनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि मच्छरों से बचाओ के जो आपके पास जो ट्यूब्स होती हैं या लोशंस होते हैं वो आप यूज करें, लाजमी यूज करें। और आजकल के दौर में तो लाजमी यूज करें, जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहन के जो बाहर निकलते हैं वो तो लाजमी यूज करें। तो जनाब ये था, ये रिसर्च थी जो हमने आपके साथ जो हेल्थ के हवाले से जो है वो शेयर की। इसके अलावा आपको एक बड़ी अहम बात बताने वाली हूँ यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी के हवाले से भी और अपनी थेरेपीज के हवाले से भी। जो मैं थेरेपी करती हूँ, मैं हीलिंग लाइट थेरेपीज देती हूँ जी, और मैं लोगों को जो है वो बीमारियों से हीलिंग लाइट थेरेपी के जरिए निकालती हूँ। हीलिंग लाइट थेरेपी क्या है? हीलिंग लाइट प्रोसेस जो है इसमें व्हाइट लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट यूज होती है। ये तीनों लाइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। इसमें किसी भी एक कमरे में जो है वो इस लाइट का इम्पैक्ट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, जिसको वो फील करता है और वो डीप ब्रीथ के साथ जो है इस हीलिंग लाइट प्रोसेस के साथ जो है वो काम करता है। उसका माइंड जो है इस हीलिंग लाइट प्रोसेस को जो है वो ऑब्जर्व करता है। हम इसमें जो है अपनी असेसमेंट्स देते हैं और फिर ये जो है वो प्रोसेस जो है वो कम से कम वीक में 3 टाइम्स जो है वो दिया जाता है या पेशेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब एक रिसर्च हुई है और एरिज़ोना में आज से 3 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के साइंसदानों ने चूहों पर इब्तदाई मुतालमात से ये दरियाफ्त किया था कि सब्ज रोशनी में बैठने वाले जो लोग हैं, जो चूहे हैं, उनके आधे सर का दर्द जो है माइग्रेन या दर्द शकीका की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। अब इन्हीं साइंसदानों ने यही तजुर्बात इंसानों पर दोहराए हैं और इससे ये साबित हुआ है कि ग्रीन लाइट में रहने वाले जो लोग हैं उनके सर में दर्द कम होता है।
जी हाँ, अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ कि अपने कमरे में ब्लू, ग्रीन या येलो, ये 3 लाइट्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल जो है वो करें। व्हाइट लाइट का इस्तेमाल ना करें। व्हाइट लाइट का इस्तेमाल आपके सर में और आपकी आंखों में सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करता है और ये आपके सर के दर्द का बाइस भी बनता है, इरिटेशन और डिप्रेशन का बाइस भी बनता है और एक लोनली सी फील भी आपके अंदर जो है वो डेवलप कर देता है। इस वजह से हम हमेशा मशवरा देते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप ग्रीन लाइट में या ब्लू लाइट में या व्हाइट लाइट को छोड़ के येलो लाइट में जो है वो आप सर्वाइव करें। और अब ये जो माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए प्रॉपर एक रिसर्च हुई है जिसमें ये साबित किया गया है कि जिनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है वो ग्रीन लाइट में रहा करें। ग्रीन लाइट का ये जो तजर्बा है ये बहुत बेहतरीन साबित हुआ है और इन्हें रोजाना 2 घंटे तक सफेद रोशनी में बिठाया गया। इसके बाद 2 हफ्ते का वक्फा दिया गया, फिर असल तजर्बात जो है वो शुरू किए गए जिनमें इन्हें रोजाना 1 से 2 घंटे सब्ज रोशनी में बिठाया गया। अब जब इन्हें सब्ज रोशनी में बिठाया गया तो सफेद और सब्ज एलईडीज इस्तेमाल की गई। तमाम रजाकारों से सवालनामे भी पुर करवाए जाते रहे ताकि इनमें दर्द शकीका से वाबस्ता कैफियत का पता भी चलता रहे। और बाज जो लोग थे उनकी इजाजत भी ली गई कि वो अपने डॉक्टरों के मशवरे पे मामूल का इलाज भी जारी रखें। अगर वो कोई नई दवा या नया तरीका तजवीज करें तो वो भी इस्तेमाल करते रहे। मुताले के इख्तिताम पर जब इन तमाम मालूमात और दादो शुमार का तज्जिया किया गया तो जनाब पता चला कि इन मरीजों में माइग्रेन के बाइस दर्द शकीका जिसको कहा जाता है ना वो बहुत ज्यादा वाकयात थे और 60% तक इसमें कमी वाकया हो गई। तो अगर आपके सर में भी दर्द रहता है तो आप ग्रीन लाइट में रहा करें, ग्रीन लाइट यूज करें। 1 से 2 घंटे डेली जो है वो ग्रीन लाइट को जो है वो हील प्रोसेस जो है वो आप लें, लेकिन ये आपको कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है, या आप खुद जो है वो ऐसा हील प्रोसेस नहीं ले सकते। हाँ, आप अपने कमरे में जो है वो ग्रीन लाइट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये आप जो है वो इसको साथ साथ जो है वो चल सकते हैं। तो जनाब अभी हमारे पास स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स की खबर जो है वो बड़ी अहम खबर हमारे पास जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट पर है। एक बार फिर इंटरनेशनल दरवाजे बंद होने की तलवार लटकने लगी है जनाब। तो ये क्या हो रहा है इसकी जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। केप टाउन जनूबी अफ्रीकी हुकूमत की जानिब से क्रिकेट बोर्ड के मामलात अपने हाथ में लेने के बाद क्रिकेट टीम का इंटरनेशनल स्टेटस एक बार फिर खतरे में पड़ गया है और जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने 1 माह के लिए तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करते हुए क्रिकेट बोर्ड के मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं और बोर्ड मामलात में हुकूमती दखलंदाजी के बायस जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम पर पाबंदी लग सकती है। और ये जनूबी अफ्रीकी जो क्रिकेट टीम है इसको अब सोचना है कि इन्हें अब क्या करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल और ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट बोर्ड में मुदाखलत करते हुए ये कदम उठाया है, जिसके बाद जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट जो है बुरहान का शिकार हो गई है और इंतजामी कमेटी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बोर्ड के मामलात को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी बिठाई जाए। अब देखना यह है कि जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट एक बार फिर इंटरनेशनल दरवाजे जो इन पर जो है वो बंद हो गए हैं या होने वाले हैं इनकी गलत पॉलिसीज के हवाले से जबू हाली का शिकार हैं, लेकिन दिमागी तौर पे भी खस्ता हाली और जबू हाली का शिकार जो लोग अब तक जो है वो पीटीवी में बैठे हुए बिल्कुल जो है वो पुराने हो चुके हैं, जिनको शायद वहां के अदवार तरीकेकार और मामलात भी भूल गए हैं, शायद जिनको ये भी भूल गया है कि 40 साल तक जो लोग आपके लिए खदमात सरंजाम देते रहे, वो अदाकार, वो एंकर पर्सन, वो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधा क्या पूरा हिस्सा ही पीटीवी को दे दिया, आज उनकी खिदमात के सिरे में उनको इनाम क्या दिया जाता है। आज जब उनको बुलाया जा रहा है तो उनको चेक जो है वो 620 रुपए का बना के दिया जा रहा है। मोस्ट सीनियर एंकर, मोस्ट सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब, जिन्होंने पीटीवी में अपना बहुत बड़ा एक मुकाम, एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी 40 साल खिदमात जो है वो पीटीवी के लिए सर्व की, कभी उफ तक नहीं किया, इतनी इज्जत से काम की, और आज जब उनको मुहर्रम उल हराम में जो है वो एक मरसिया पढ़ने पर जो है 620 रुपए का चेक मौसूल हुआ, तो उनकी क्या कैफियत थी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं और जो मामलात उनके साथ हो रहे हैं, मैं कहती हूँ पीटीवी को और वहां के लोगों को जिन्होंने ये काम किया उनको डूब के मर जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पीटीवी हमेशा से ऐसा करता आ रहा है हर आर्टिस्ट के साथ, लेकिन क्योंकि ये बहुत सीनियर अदाकार हैं इसलिए इनके साथ ऐसा जो है वो जो हुआ ये बर्दाश्त से जो है वो बाहर है। राशिद महमूद साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं तो उनका नाम एहतराम से लेते हुए भी जो है वो कहती हूँ कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं उनकी तारीफ में या उनकी इंट्रो में कोई गलती ना हो जाए। तो मैं हैरान हूँ कि पीटीवी वाले जो है वो किस किस्म के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हो बेटी, आप ठीक हो? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप खुश रहें। ये पीटीवी वाले क्या कर रहे हैं? अरे बेटा बस ये 620 रुपए का चेक सर, मतलब क्या हो गया था? और कुछ बेटा पैसा पैसे की वो फिक्र है, वो उसका तो मसला ही नहीं है। मसला उस डिग्निटी, उस प्रकार का है, उस एक
कि एक शख्स जिसने सारी जिंदगी अपनी जो है पाकिस्तान टेलीविजन, मैं हूँ और मेरे हमअसर बेशुमार ऐसे अहबाब जो हम हैं जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों प्रोजेक्ट से दुनिया में इस्तेमाल पीटीवी की जो है हमने अपने खून पसीने से की। बिल्कुल की। और उसकी आप बात कर रहे थे कि इस दौर में हमारे साथ ये जो हुआ, मेरे दिल में जो हर्ट हुआ मेरे